कि जो मिल्किंग से अगर उन्हें कोई बहुत बड़ा सीरियस इशू आया है, तो वो उस ऑपरेटर को या उस रेगुलेटरी बॉडी को या उस कंपनी को भी जिसको ये इश्यूज आए हैं उससे गाइडेंस लेने के लिए या कोई और फीडबैक लेने के लिए बात कर सकते हैं। और डीजीसीए या और रेगुलेटरी बॉडी इसके लिए अलर्ट बुलेटिन निकालते हैं। अगर कोई ऐसा कोई चीज मिल जाए तो वो उस चीज को, अगर सीरियस है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि सारी फ्लीट ग्राउंड हो जाए जी। जब तक इसका सोल्यूशन ना मिले। क्योंकि अगर ये कोई बहुत ही अलार्मिंग कोई इशू है और वो सेफ्टी के साथ टोटली कंसर्न है, नो रेगुलेटरी बॉडी और नो ऑपरेटर विल टेक रिस्क कि ऐसा एक्सीडेंट दोबारा हो जाए। अहमदाबाद में क्रैश हुई एयर इंडिया की फ्लाइट A171 के ब्लैक बॉक्स का डाटा रिट्रीव कर लिया गया है। अब दुर्घटना का कारण मिस्ट्री नहीं रहेगा, लेकिन यह रहस्य कब खुलेगा, इसकी क्या प्रक्रिया है, इन इश्यूज पे हमने बात की एयर इंडिया के पूर्व AGM इंद्रजीत सिंह जी से। वे लगभग 35 वर्षों तक एयर इंडिया में इंजीनियर थे और ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने की प्रक्रिया को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। आइए उन्हीं से समझते हैं ये कैसे होता है। तो सिंह साहब, पिछली बार जो आपसे बात हुई थी उसमें AI-171 के एक्सीडेंट के बहुत ढेर सारे जितने भी ऑप्शंस होते थे उन पे हमने बात की थी। तो अब जब चूंकि इसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है और डिकोड हो गया है, तो ऐसे में हमारे जो जो ऑडियंस है वो भी जानना चाहेंगे कि ब्लैक बॉक्स कैसे डिकोड होता है और उसका क्या प्रोसेस है, और इसके बाद डेटा मिलने में कितना समय लगेगा, हमें कब पता चल पाएगा कि AI-171 क्रैश क्यों। जी सर। सर ऐसे है कि ब्लैक बॉक्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। एक तो होता है एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जी। जो बाद में डीएफडीआर बन गया, ये डिजिटलाइज कर दिया। और एक होता है सीवीआर। तो सीवीआर जो है वो वॉइस रिकॉर्डर है जो एयरक्राफ्ट का कॉकपिट में है। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। तो ब्लैक बॉक्स की जो बात है, तो डीएफडीआर की हम बात कर रहे हैं। तो वो पहले डीजीसी ने मैंडेटरी कर दिया था कि आपको कुछ परसेंटेज आपको हर महीने रैंडम किसी भी एयरक्राफ्ट की डीएफडीआर को रीड करना है। तो डीएफडीआर एक हमारा ऐसा कंपोनेंट है जो सारी फ्लाइट के डेटा को इकट्ठा करता रहता है। जी। उसमें इंजन पैरामीटर होंगे, आपके फ्लाइट कंट्रोल्स के होंगे, फ्लाइट नेविगेशन के, वो सारे उसके अंदर एक डेटा होंगे। सो दैट कि हम कभी भी किसी फ्लाइट के बारे में इवेल्युएट करना चाहें तो हम उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हम बहुत ही सेफेस्ट बनाया गया है, जिसके अंदर फायर का 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, इम्पैक्ट का, वाटर रेजिस्टेंस का, या उसके अंदर एक सिग्नल भी आते हैं बीप, ताकि वो लोकेट भी किया जा सके। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एक एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री पड़ी रहती है कुछ पीरियड के लिए। तो जैसे पहले एफडीआर था, फिर डीएफडीआर आया। इस डेटा को रिट्रीव करने का तरीके कई थे। पहले हम इसे निकाल कर शॉप में लेके जाते थे, पर अब ऑन बोर्ड भी कर सकते हैं। इससे एडवांस भी जा सकते हो कि कुछ पैरामीटर्स आप आकार के थ्रू ले भी सकते हो वाइल रियल टाइम। तो ये डेटा जो डीएफडीआर के अंदर है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्सीडेंट के अंदर आपको ये लेने बड़ी जरूरी है। जो रेगुलरली जो डीसीसीए ने कहा है, वो 100% आपको एयरक्राफ्ट के एक महीने के अंदर सारी फ्लीट को आपको ये डेटा लेने लेने होते हैं। और वो प्लानिंग की जाती है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कब हम उसको डाटा को रिसीव करेंगे। जो सीवीआर है वो रैंडम चेक्स भी करते रहते हैं। वो कभी कभी हम आउट स्टेशन के अंदर भी एमीज को भेजकर हम उसकी सीवीआर रैंडम लेते हैं, ताकि हम पायलट्स के कम्युनिकेशन या उसके चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या और कोई इशू है, वो हम रैंडम चेक करते रहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जो कह रहा है कि हम डीएफडीआर को बाहर
रीड कराएंगे, जो अब इंडिया ने अगर कर ही लिया है। इंडिया के पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, बहुत सारी एयरलाइंस के पास है, लेबोरेटरीज के पास है। वी आर वेरी वेरी कैपेबल एंड वी आर पार विद द वर्ल्ड। क्योंकि अब ए आई बी के पास ये आ गया है, तो हमें कितना टाइम लगना चाहिए नॉर्मली? इससे पहले आपने जब देखे होंगे, तो जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ उसके कितने दिनों में उसको रीड करके उसका जो प्रिलिमिनरी डेटा है कितने दिनों में मिल जाता है? तरह से है कि ये, जैसे आप एक एग्जांपल से लें कि एक किसी बंदे को डॉक्टर के पास जाना हो, तो वो पहले कोई टेस्ट लिखेगा। वो टेस्ट को लेबोरेटरी में जाएगी, लेबोरेटरी टेस्ट दे देगी। अब वो टेस्ट को रीड करने के लिए एक जो है डॉक्टर है या जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो उसको देखेंगे। पर हो सकता है कि आपको पैरामीटर मिल जाएं कि ये चीज फेल हो गई, ये हो गया, पर उसके रूट कॉज क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो कहता है कि इसका एक इंजन या किसी फ्लाइट कंट्रोल में एक इशू आया है, वो ये बता सकता है कि ये काम नहीं कर रहा, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं बताएगा। उसके आगे हमें रूट कॉज निकालना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट क्यों फेल हुआ, कैसे फेल हुआ, मैनुअल इशू था या उसका ऑटोमेटिक इशू था या सॉफ्टवेयर इशू था, ये बात की है। तो डीएफडीआर अगर उसने मिल्किंग कर ली है, उसको उसके बाद पैरामीटर आ गए हैं। अब अच्छा, वो एक तो पहले ये बताते मिल्किंग क्या होता है। मिल्किंग मतलब होता है, जैसे गाय को हम मिल्क करते हैं तो उसमें से आप दूध निकालते हैं। तो आप हम्म। एक डीएफडीआर के अंदर एक डाटा पड़ा हुआ है, तो डाटा को निकालना हम मिल्किंग कहते हैं, कि उसमें से वो सारा का सारा जो डाटा अवेलेबल है वो हम उसे निकाल लेंगे। अब उसका सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से हम उसको रीड करते हैं, क्योंकि वो डाटा होता है डिफरेंट लैंग्वेज में, तो सॉफ्टवेयर उसे कन्वर्ट करता है सिंपल लैंग्वेज में, तो वो उसके साथ हम फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं। तो मिल्किंग में कितना टाइम लगता है लगभग? सर मिल्किंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मिल्किंग जैसे आपका डीएफडीआर अगर आपके पास आ गया है, तो हो सकता है कि आप 2-3 घंटे में आपको बस वो मिल्क कर लेते हैं। जी जी। जितने भी एक्सीडेंट्स हुए या क्रैशेस हुए, तो उसमें फाइंडिंग आने में करीब कितना टाइम लगा? वो तो आपने आपने एक एवरेज देखा होगा कि कभी महीना भर, कभी 2 महीना भर, कभी 15 दिन या 10 दिन, एक टाइम फ्रेम पता चल जाता है। सर मेरा कहना है कि कोई भी बंदा, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी जब भी कोई डिसीजन देगा तो उसे बहुत सोच के देगा, क्योंकि वो एक एंगल से नहीं देखता, वो बहुत सारे एंगल देखने पड़ते हैं उसे। क्योंकि अगर उसकी फाइंडिंग जो फर्स्ट दिख रही है, हो सकता है वैसा ना हो, उसका कुछ और इशू हो। और कई बारी ये न्यूज बाहर आने से इस चीज को कोई स्प्रेस करने की भी कोशिश कर सकता है। तो बेटर है कि इन्वेस्टिगेशन टीम कभी भी अपनी फाइंडिंग्स तब तक लीक आउट ना करें जब तक उनके पास फुल फ्लेज रिपोर्ट ना बने। कहीं पे भी आपकी देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो वो उसको कोई इम्प्रेस ना कर पाए या उसको चेंज ना कर पाए। तो मैं मानता हूँ इन्वेस्टिगेशन टीम सिंसियरली अपना रिजल्ट अनबाइस तरीके से निकाले, वो अच्छा रहेगा, एविएशन के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। जी। लेकिन ये तो सोच सकते हैं कि शायद जो जिन्होंने मिल्किंग की है उनको तो बेसिक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चल ही गया होगा कि साहब इसमें जो बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ये पॉइंट आपका वैलिड है कि जो मिल्किंग से अगर उन्हें कोई बहुत बड़ा सीरियस इशू आया है, तो वो उस ऑपरेटर को या उस रेगुलेटरी बॉडी को या उस कंपनी को भी जिसको ये इश्यूज आए हैं उससे गाइडेंस लेने के लिए या कोई और फीडबैक लेने के लिए बात कर सकते हैं। और डीजीसीए या और रेगुलेटरी बॉडी इसके लिए अलर्ट बुलेटिन निकालते हैं। अगर कोई ऐसा कोई चीज मिल जाए तो वो उस चीज को, अगर सीरियस है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि सारी फ्लीट ग्राउंड हो जाए जी। जब तक इसका सोल्यूशन ना मिले। क्योंकि अगर ये कोई बहुत ही अलार्मिंग कोई इशू है और वो
सेफ्टी के साथ टोटली कंसर्न है। नो रेगुलेटरी बॉडी और नो ऑपरेटर विल टेक रिस्क कि ऐसा एक्सीडेंट दोबारा हो जाए। हम एक गलती को दोबारा नहीं हम करवा सकते जस्ट नेग्लिजेंसी और हाइड करके। अब ये डीएफडीआर ने जो मिल्किंग करके दी है आपको, अगर कोई वाकई ही अलार्मिंग होता तो मैं मानता हूँ इस टाइम एयर इंडिया या डीजीसीए या इवन बोइंग भी आपको अलाउ ही ना करता कि उस चीज को ऑपरेट करने के लिए, जब तक वो सेटिस्फाइड ना होते कि नहीं ये स्टैंड अलोन या एक आइसोलेशन केस है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हम जाने दें। ये एक एविएशन की प्रिंसिपल है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई बहुत सीरियस इश्यू प्राइम फेसाई मिला होता तो इस समय एयर इंडिया का सारा ड्रीम लाइनर्स का कम से कम जितने भी एयरक्राफ्ट है सबको ग्राउंड कर दिया गया होता, ऐसे कहने का मतलब है। 100%। अगर कोई मैसिव ऐसी चीज मिली है जो बहुत ही डेंजरस है, और वो अगर किसी और एयरक्राफ्ट में ऐसा पॉसिबिलिटी हो, रिपीट हो सकती है, तो कोई भी एयरलाइन, एयर इंडिया नहीं कोई भी एयरलाइन और डीजीसीए मान ही नहीं सकती कि इसको गो ग्रीन सिग्नल दे दे। वो उसी टाइम आपको हॉल्ट करना पड़ेगा। जी जी, मेरे ख्याल से दैट्स अ वेरी गुड नोट टू टू एंड दिस कन्वर्सेशन। बहुत ही ठीक है। रिएश्योरिंग भी है कि हाँ, जिस तरीके से मिल्किंग होने के बाद भी अभी तक कोई वार्निंग नहीं इशू हुई है, तो उसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज नॉट सो हंकी डोरी एज इज बीइंग पेंटेड आउट बाय डिफरेंट क्वार्टर्स। श्योर, पक्का। थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू सर। ओके।